नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट। फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र की कहानी, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड। बिल्कुल सही समझा आपने, सियाचिन ग्लेशियर की। लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सियाचिन ग्लेशियर की बताने जा रहा हूं, वो आपने इससे पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। सियाचिन में पोस्ट पे जो अपने सैनिक बैठे हुए हैं 20,000 21,000 फीट तक, तो इंटायर सपोर्ट सिस्टम उनका हेलीकॉप्टर से है। और उन हेलीकॉप्टर्स में से ये जो सियाचिन पायनियर्स के चीतल जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, वो सब ग्लेशियर की फ्लाइंग में अनेक प्रकार के चैलेंजेस थे, क्योंकि लगातार फायरिंग होती थी दुश्मन की, आर्टिलरी फायरिंग, जिसमें सबसे खतरनाक होता था एयर बस्ट। टर्बुलेंस बहुत होता है, क्योंकि जो हमारी पोस्ट से आर्मी के हमारे जो जवान हैं वो लोग 20,000 से भी ऊपर की ऊंचाई तक उनकी पोस्ट है और वहाँ पे वो रहते हैं, हमारे रक्षा कर रहे हैं और उनको रसद पहुँचाने के लिए 114HU के हेलीकॉप्टर्स जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी पोस्टेड होते हैं, चाहे वो आर्मी के हो चाहे एयरफोर्स वाले हों, उनके अपने ह्यूमन एंड्योरेंस का टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है। किस तरह 80 के दशक के शुरुआती सालों में पाकिस्तान को चकमा देकर भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तभी से पाकिस्तान की बुरी नज़र इस ग्लेशियर पर रहती है। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान ने इसी ग्लेशियर की याद में लड़ा था और मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में भारतीय सैनिक 12 महीने 24/7 इस ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। 20,000 से लेकर 24,000 फीट तक की ऊंचाई पर 12 महीने बर्फ से ढकी चौकियों पर हमारे देश के वीर जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं, यानी तैनात रहते हैं। 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन पर पाकिस्तान से पहले पहुंचने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। इसीलिए बैटलफील्ड यानी कि जंग के मैदान में दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन यही ऑपरेशन मेघदूत है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है, 12 महीने रहती है, वहां हमारे सैनिक अपना कर्तव्य कैसे निभाते हैं, अपनी ड्यूटी कैसे करते होंगे? उन तक खाने पीने का सामान अगर बर्फ में ट्रैकिंग करके ले जाया जाए तो हफ्तों लग सकते हैं। ऐसे में उन तक खाना पीना, रसद, केरोसिन और हथियार पहुंचाने का काम कैसे किया जाता है? आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये काम करते हैं हमारे देश के हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और थल सेना की एविएशन कोर। लेकिन 23-24 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम और बर्फ के बीच क्या हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इतनी आसान होती है? आखिर वे कौन से पायलट हैं और वायुसेना की कौन सी हेलीकॉप्टर यूनिट है जो यहाँ ये मुश्किल काम करती है, यानी कि ऑपरेट करती है? और आखिर क्यों उन्हें वायुसेना का अग्रदूत कहा जाता है? इसी पर है हमारा आज का स्पेशल एपिसोड, हैप्पी लैंडिंग्स ऑलवेज, यानी हमेशा सुरक्षित लैंडिंग। भारतीय वायुसेना की सियाचिन पायनियर्स हेलीकॉप्टर यूनिट ही है सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन। सियाचिन पायनियर्स को 114HU यानी हेलीकॉप्टर यूनिट के नाम से भी जाना जाता है और ये लेह स्थित एयरबेस पर तैनात रहती है। इस यूनिट में इन दिनों चीता और चीतल हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। सियाचिन में तैनात सफ़ीर सोल्जर्स किस तरह से सोनम चौकी पर तैनात रहते हैं, तो वो संभव हो पाता है इस यूनिट के हेलीकॉप्टर और जाबाज पायलटों द्वारा। 80s से कंटिन्यूसली यूनिट वहीं पे है, सुबह से शाम, एवरी डे 365 डेज ईयर दे आर ऑपरेटिंग वहाँ लद्दाख एंड सियाचिन सुबह से शाम तक। बेसिक काम है टू इन सपोर्ट ऑफ आर्मी। वहाँ पे जो सियाचिन में है पोस्ट पे जो अपने सैनिक बैठे हुए हैं 20,000 21,000 फीट तक, तो इंटायर सपोर्ट सिस्टम उनका
हेलीकॉप्टर्स है, और उन हेलीकॉप्टर्स में से ये जो सियाचिन पायनियर्स के चीतल जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वही वहाँ पे लैंड करके उनको कोई भी सामग्री पहुँचानी है वही कर सकते हैं। सियाचिन पायनियर्स को वर्ष 1964 में लेह में तैनात किया गया था और अगले ही साल यानी 1965 के युद्ध में ही 114 यूनिट के हेलीकॉप्टर्स को मिलिट्री कमांडर्स को फॉरवर्ड लोकेशन से लेकर जम्मू कश्मीर और घायल सैनिकों को बॉर्डर से यानी कि LOC से सुरक्षित निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। उस वक्त इस यूनिट में चेतक हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, लेकिन 114 यूनिट को पहली बार सियाचिन बेस कैंप में लैंड करने का मौका मिला 1978 में। उन दिनों दरअसल ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के लिए अचानक अपने एक्सपीडिशन बढ़ा दिए हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने कैप्टन नरेंद्र कुमार उर्फ बुल, जिन्हें बुल के नाम से भी जाना जाता था, उनके नेतृत्व में एक पर्वतरोही दल को सियाचिन ग्लेशियर भेजा था। उसी दौरान लेह से सियाचिन के लिए पहली बार लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 114 यूनिट के चेतक हेलीकॉप्टर ने पहली बार सियाचिन में लैंडिंग की थी, क्योंकि उससे पहले तक सियाचिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही नो मैंस लैंड माना जाता था। सियाचिन में उतरने के बाद से ही वायुसेना में यानी कि सियाचिन में पहली बार उतरने के बाद से ही वायुसेना में लेह स्थित 114 यूनिट को सियाचिन पायनियर्स का नाम दे दिया गया, यानी कि सियाचिन के अग्रदूत। पहली बार सियाचिन के लिए इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया था एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने। उस वक्त वे एक युवा पायलट हुआ करते थे। 1978 में कर्नल नरेंद्र कुमार का एक एक्सपीडिशन ग्लेशियर पे गया था भारत का झंडा दिखाने के लिए, और वो एक्सपीडिशन इसलिए गया था क्योंकि उससे पहले पाकिस्तानियों ने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस भेजना शुरू किया था, जिससे कि नक्शे, अंतर्राष्ट्रीय नक्शे ये दिखाने लगे थे कि सियाचिन जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसको हटाने के लिए और हमारा झंडा गाड़ने के लिए वो एक्सपीडिशन 1978 में लॉन्च हुआ। तो उस एक्सपीडिशन में 6 अक्टूबर 1978 को एक चेतक हेलीकॉप्टर में मेरे फ्लाइट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर मनोहर लाल मोंगा और मैं, हमको एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन का मिशन मिला, और उस 6 अक्टूबर 78 को हमने वहाँ पे लैंडिंग करी, और उस लैंडिंग की वजह से 114 हेलीकॉप्टर यूनिट को सियाचिन पायनियर्स का नाम दिया गया है। सियाचिन में पहली लैंडिंग के 6 साल बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और पाकिस्तानी सेना से पहले सियाचिन पर पहुंचकर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने यहाँ की सोल्टारो रिज पर अपनी चौकियां बनाई, उस वक्त कैंप थे, और फिर वहीं पर हमेशा के लिए डट गए। 13 अप्रैल 1984 को वायुसेना ने भारतीय सैनिकों को सियाला और बिलाफोन यानी दर्रे पर एयर ड्रॉप किया था। पाकिस्तान को यह बात नागवार गुजरी, और फिर क्या था, अगले 20 सालों तक पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों पर तोप से गोलाबारी करती रही, लेकिन तोप के गोले तक इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलटों को नहीं रोक पाए। 80 के दशक के आखिरी सालों में सियाचिन पायनियर्स के पायलट रह चुके रिटायर ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता आज भी पाकिस्तान की गोलाबारी के बीच अपने हेलीकॉप्टर यानी कि अपने हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग की हैरत अंगेज लेकिन सच्चे किस्से अगर सुनाते हैं तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ग्रुप कैप्टन मेहता ने बताया कि कैसे उनके जैसे पायलट, वो और उनके जो साथी पायलट थे, वो पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच सेना के कैंप और चौकियों तक जरूरी सामान पहुंचाते थे। ग्लेशियर की फ्लाइंग में अनेक प्रकार के चैलेंजेस थे, क्योंकि लगातार फायरिंग होती थी दुश्मन की, आर्टिलरी फायरिंग, जिसमें सबसे खतरनाक होता था एयर बस्ट, क्योंकि वैसे शेल गिर जाए तो स्नो के अंदर धंस के जब बस्ट करता है तो उतना इफेक्ट नहीं होता है उसका जब तक वो डायरेक्ट टारगेट के ऊपर ना गिरे। तो उन्होंने एयर बस्ट देना शुरू कर दिया था एनिमी ने, जिससे ज़मीन पे पहुंचने से पहले ही बॉम्ब बस्ट करता था, जिससे हमारे जहाज भी डैमेज हुए हैं। वर्ष 2003 में भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन में गोलाबारी रोकने के लिए युद्ध विराम समझौता कर लिया था। अब सियाचिन में दोनों देशों के बीच LOC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नाम दे दिया गया था AGPL यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन। लेकिन अब भारत के लिए एक दूसरा दुश्मन तैयार बैठा था। ये दुश्मन था सियाचिन का मौसम और यहाँ की टेरेन यानी कि भौगोलिक परिस्थिति।
खराब मौसम के कारण यहाँ हेलीकॉप्टर फ्लाई करना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। बावजूद इसके सरहदों की रक्षा में दिन रात जुटे सैनिकों की मदद के लिए सियाचिन पायनियर्स के पायलट हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं जब पहुंचा था सियाचिन में फ्लाइंग के लिए, तब मेरे पास काफ़ी अनुभव था, अच्छी फ्लाइंग कैटेगरी भी थी। लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को बेनिफिट के लिए ये बता दूं कि ऐसा लग रहा था कि मानो मैं नया नया सीख रहा हूँ हेलीकॉप्टर को उड़ाना, क्योंकि 10,000 फीट के ऊपर हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और उससे एयरक्राफ्ट का रिस्पांस स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। मतलब आप कंट्रोल्स को टर्न करते हो तो जो सी लेवल पे या नीचे लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे जहाँ तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स आता है सभी कंट्रोल्स का। लाइकवाइज जहाज का इंजन भी इफेक्ट होता है एल्टीट्यूड की वजह से, उसके रिलेटेड संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एज फार एज जजमेंट इज कंसर्न, जब आदमी फ्लाइंग करता है तो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे स्नो के ऊपर आप कर रहे हैं तो कोई आपके पास कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो आपको रेट ऑफ क्लोजर, हेलीपैड के कितने स्पीड से आप आ रहे हैं, जो विजुअल असेसमेंट आप नॉर्मली हमेशा करते रहते हैं ग्राउंड पे, वो आपको नहीं मिलती है जब आप ग्लेशियर की फ्लाइंग करते हैं। तीसरा चैलेंज आता है टेरेन का, कि वहाँ के सारे हेलीपैड क्योंकि ALC पे हैं, बिल्कुल पोस्ट के बाजू में होते हैं और वो स्लोपी होता है, स्नो कवर्ड होता है बहुत सारा, और इनवेरिएबली उनके पहले बहुत बड़ी क्लिफ होती है। क्योंकि आप मानेंगे ये साल्तोरो रेंज है, यहाँ पे नॉर्मल टेरेन पाना तो असंभव है, लेकिन जो पोस्ट भी बनती हैं वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे बनती हैं ताकि एनिमी इजीली उनको ओवररन ना कर पाए, लेकिन उससे बाकी चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार यहाँ पर ऑपरेशन करते हुए अपने मिशन में पायलट्स को भी नुकसान उठाना पड़ा, हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जैसा कि सियाचिन पायनियर्स के मौजूदा कमांडर कमांडेंट ने कहा कि वायुसेना के जिन पायलट ने यहाँ ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, उनकी स्पिरिट यानी आत्मा बाकी पायलटों के लिए एक स्पिरिट यानी मजबूती का काम करती है। वहाँ का वेदर बहुत फास्ट बदलता है, बहुत ज़्यादा बदलता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब आप गए हो आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे क्लाउडिंग आ गई, बारिश आ गई, स्नोइंग होने लगी, जिसको कहते हैं हमारे लिए डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हम ये सब फ्लाइंग वैली के अंदर हो रही हैं और चारों तरफ पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। तो यदि क्लाउडिंग से वैली का माउथ बंद हो जाता है तो आपका रिटर्न के ऑप्शन ख़त्म होने लग जाते हैं। तो आपको कहते हैं पायलट जब फ्लाइंग करते हैं तो एक आंख आगे होती है कहाँ लैंड करना है और एक आंख पीछे होती है कि आपका एग्जिट रूट अवेलेबल है कि नहीं है, उसके क्लोज होने से पहले आप वापस निकल आए, इसी में भलाई होती है। और वहाँ के सारे ऑपरेशन कम तेल के साथ होते हैं, कम फ्यूल के साथ होते हैं, क्योंकि जहाज अपनी लिमिट पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो क्योंकि लिमिट का मतलब ये होता है कि पूरा पावर से जब जहाज उड़ता है तब भी वो कुछ ले जाने लायक नहीं रहता है। तो ये समझिए कि एक जेरिकेन जब लेके जाते हैं हम, तो वो भी हम लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं उस वक्त। तो दूसरी शटल में जब दूसरी बार आते हैं, क्योंकि तेल जल चुका होता है तो थोड़ा वजन कम हो जाता है, तो उसकी जगह जितना तेल जल गया उतना ज़्यादा हम वजन पिक करना शुरू कर देते हैं। तो चीता की मैं बात करूं तो जो बहुत हाई हेलीपैड्स हैं उनमें 25, 50, 75 किलो ये पहली, दूसरी, तीसरी शटल में क्रमशः लेके जाते हैं। तो इसीलिए जो एयर मेंटेन पोस्ट हैं जो कम है नंबर में, 4-5 ही होंगी, उन वहाँ पे रेगुलर सप्लाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए बहुत ज़्यादा एयर एफर्ट लगता है उनको मेंटेन करने में। 80 के दशक में सियाचिन पायनियर्स का हिस्सा रह चुके कमांडर मनोज मसंद की माने तो यहाँ हेलीकॉप्टर फ्लाई करना इसलिए एक बड़ी चुनौती है, यानी कि बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि यहाँ तैनात सैनिक और पायलट दोनों के लिए ही एक बड़ी परीक्षा होती है, और वह परीक्षा है ह्यूमन एंड्योरेंस की। इस एरिया को समझने के लिए 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है, दूसरा टेरेन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तीसरा वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और इनकी वजह से ह्यूमन एंड्योरेंस की जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो भी पोस्टेड होते हैं, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे एयरफोर्स वाले हो,
उनके अपने ह्यूमन एंड्योरेंस का टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है। हमारा एज अ पायलट काम था हमारे ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करना इन एवरी वे। तो वो करते हुए जो हमको या मेरे को इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला, जो भी काम आप यहाँ से करते हैं दिल से, वो हमेशा आपको याद रहता है। शायद यही वजह है कि 114 यूनिट का आदर्श वाक्य ही है, हम मुश्किल काम को भी रूटीन की तरह करते हैं, क्योंकि असंभव कार्य थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है। अगर सियाचिन पायनियर्स की बात करें, सियाचिन पायनियर्स खाली चीतल ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो एंड उनका पूरा काम लद्दाख के एरिया में तो है ही, बट स्पेसिफिक उनका जो एरिया मेन टास्क है वो सियाचिन में सपोर्ट का है, जहाँ पे उनके अलावा जो मी-17 यूनिट्स हैं जो उधमपुर और जम्मू से आते हैं, वो एयर मेंटेनेंस के लिए एयर ड्रॉप कई जगह लैंड करके भी करते हैं जहाँ पे पॉसिबल है, अदरवाइज वो खाली एयर ड्रॉप करते हैं और वो भी सब जगह नहीं कर सकते। सो सियाचिन पायनियर्स अगर देखा जाए तो आजकल चीतर उड़ाते हैं। पहले इससे पहले 1964 में यूनिट रेज हुई थी चेतक के साथ, 1970s में चीताज आए, और जब 1984 में ऑफ मेघदूत सियाचिन का शुरू हुआ तो सारे चीता ही यूनिट में थे ना। ये चीता जैसे आप जानते हैं करीब 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। तो एक प्रोजेक्ट हमने लिया था जिसमें जो ALH जो नया हेलीकॉप्टर है उसका इंजन भी नया है, उस इंजन को लेके चीता में लगा के, सो दैट उसको एक नई लाइफ मिले, एंड वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। इस प्रोजेक्ट का नाम चीतल था। सो अभी ये चीता ALH के इंजन के साथ जो जिसे चीतल बोलते हैं वो अभी सियाचिन पायनियर्स के पास है, और वो ही आजकल वो ऑपरेट कर रहा है। वर्ष 2004 में सियाचिन पायनियर्स के पायलट AS बुटोला ने सियाचिन के करीब ही लद्दाख के सासिर कांगरी चोटी पर 25,000 से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर लैंडिंग कराकर एक रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि अपनी हेलीकॉप्टर के साथ वहां लैंडिंग करके। उस वक्त बुटोला ही वायुसेना और HAL के उस प्रोजेक्ट के पीछे थे जिसमें चीता हेलीकॉप्टर में ALH ध्रुव का पावरफुल इंजन लगाकर नया चीतल हेलीकॉप्टर तैयार किया गया था, जो इस वक्त सियाचिन ग्लेशियर में यानी कि सियाचिन पायनियर्स में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। सियाचिन पायनियर्स में पायलट का सिलेक्शन भी बेहद सोच समझकर किया जाता है। चारों तरफ बर्फ के कारण पायलट डिसओरिएंट तक हो सकते हैं। कभी कभी बर्फ से ढकी एक छोटी सी ज़मीनी टुकड़े पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराना होता है, तो ग्लेशियर में मौजूद क्रेवास यानी दरारें भी मुश्किलें पैदा करती हैं। यही वजह है कि सेना और सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल बाद भी सियाचिन को एक एक्टिव बैटलफील्ड यानी कि रणक्षेत्र घोषित कर रखा है, क्योंकि यहाँ निभाए जाने वाले कर्तव्य किसी युद्ध में लड़ने से कम नहीं है। और शायद यही वजह है कि वायुसेना की सियाचिन पायनियर्स पिछले 40 साल से भारतीय सेना के लिए एक सपोर्ट रोल में हमेशा तत्पर रहती है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये वॉर जोन है, और जो शुरुआती में लोग गए थे उनको ना इन सब का किसी का अंदाज़ा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो शुरू में जब पायलट्स गए थे तो आप समझिए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्नो की वजह से हमें रेट ऑफ क्लोजर अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कि जहाज़ स्लगिश है इसलिए वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जैसा हम कर पा रहे हैं, और जो उनकी असेसमेंट होती थी विंड्स वगैरह की वो सब भी पूरी गलत होती थी। ना पेड़ पौधे कुछ नहीं है, धुआं कुछ नहीं है, फ्लैग्स नहीं है, रेडियो नहीं अवेलेबल है, और जो पोस्ट हैं वो बॉर्डर पे हैं। तो जिस डायरेक्शन से आप जिस तरफ आते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में आपको टेक ऑफ करना पड़ता है। दैट मीन जहाँ से आप आए हैं वहीं वापस आपने जाना है, जो एविएशन के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको या लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम कभी ना कभी टेल विंड में करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में डिफ़िकल्टीज पैदा करता है और कई बार जोखिम भी भरा होता है। पिछले 40 सालों में सियाचिन पायनियर्स के हेलीकॉप्टर और जाबांज पायलट्स ने 7,000 से भी ज़्यादा सैनिकों और लेह लद्दाख के आम नागरिकों को अलग अलग ऑपरेशन में इवैक्यूएट किया, यानी कि उन्हें इवैक्यूएट कर हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी जान बचाने में बेहद ही कारगर भूमिका
निभाई। इवैक्यूएशन के लिए जब मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से तो खाली ये सियाचिन पायनियर्स जो चीतल आजकल कहते हैं उड़ा रहे हैं वही निकाल सकते हैं उन्हें, और कोई जहाज वहाँ पे लैंड नहीं कर सकता है। उसके अलावा जो उनका सप्लाई है, आपका केरोसिन हो गया, आपका फ्रेश राशन हो गया, आपका ड्राई राशन हो गया, इनफैक्ट इवन जो मेल है वो इनके थ्रू वहाँ पे उनके पहुँचती है। तो अगर मौसम ख़राब हो तो वो टोटली कट ऑफ हो जाते हैं। तो आपके फ्रेश राशन, आपके केरोसिन, आपका जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे जो पोस्ट पे है वो खाली इसी जहाज से पहुँचती है। सियाचिन पायनियर्स के अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता और दृढ़ संकल्प के लिए अब तक 60 से ज़्यादा वीरता मेडल से यहाँ यानी सियाचिन पायनियर्स में तैनात जो पायलट्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं और जो बाकी जो वायु योद्धा हैं उनको पुरस्कृत किया जा चुका है, जिसमें 4 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र और 2 दर्जन से ज़्यादा वायुसेना मेडल शामिल हैं। सियाचिन पायनियर्स को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से भी नवाजा जा चुका है। जहाँ पे ये फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इंजन की पावर का लिमिटेशन आ जाता है। उसके ऊपर से हैंडलिंग जो है आपके हेलीकॉप्टर की वो भी थोड़ा सा स्लगिश, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है ना। इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ अगर वहाँ पे ऑपरेट आप करें तो आपको स्किल लेवल जो चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। इसीलिए सारे पायलट्स को वो सिलेक्ट करके और तभी वहाँ पे पोस्ट करते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी कई महीने लग जाते हैं उनको क्लियर करने में, एज अ कैप्टन वहाँ पे फ्लाई करने में। सो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बोथ टेरेन एंड स्किल दोनों हैं। 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की 40वीं वर्षगांठ है। तो इसी महीने की 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को सियाचिन पायनियर्स अपनी डायमंड जुबली मनाई, यानी कि 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कि शुरुआती दिनों में जो लोग ऑपरेट करते हैं, प्लस क्योंकि वो ऑपरेशन था तो ये सोचने का भी मौका नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपका फोकस जो होता है वो होता है रसद पहुंचाना या कैजुअल्टी को निकालना है या अम्युनिशन पहुंचाना है, और SOS कॉल्स होते हैं, पैनिक होता है, इतनी प्लानिंग से चीज़ें नहीं चलती हैं। इन सालों में 10, 20, 30 सालों में हमने SOPs को रिफाइन किया, ढंग से काम करना शुरू करा, इंटरमीडिएट हेलीपैड्स बनाए, बेस कैंप बनाए, धीरे धीरे इस तरह से करके उसका फ़ायदा आने वाले समय में कुछ हमें भी मिला, कुछ हमारे बाद वाली जनरेशन्स को मिला, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो बेहतर SOPs इम्प्रूव होती है। हालांकि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड लाइफ्स लॉस्ट। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज ब्रेव पीपल हु आर फाइटिंग अ वॉर देयर, और उन पायलट्स को जो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं आज भी। मेरे टाइम पे एक जहाज एयरबस से हिट हुआ था, और उस जहाज में इतने ज़्यादा श्रैपनल्स लगे थे कि उसका वर्चुअली हर कंपोनेंट को चेंज करना लैंडिंग के बाद। वो तो हमारे पायलट्स हैं, मुस्कुराते हुए जब लैंड करे उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, तो उनका कहना था कि जहाज हिट करने के बाद ज़्यादा स्मूथ फ्लाइंग कर रहा था। तो ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, मुस्कुराते हुए हमारे पायलट्स वहाँ वेदर को, कंडीशंस को ब्रेव करके ऑपरेट करते हैं। धन्यवाद। टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पृशम दीप्तम, उस मोटो को ऊपर रखने के लिए लगातार फ्लाइंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे में सियाचिन पायनियर्स के लिए हैप्पी लैंडिंग ऑलवेज। धन्यवाद। जय हिंद।